हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज की वीडियो में हम सुनते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी ठेस का सारांश। बच्चों, इस कहानी में जो प्रमुख पात्र हैं पहले आप उनके बारे में जानकारी ले लीजिए कि जो ठेस कहानी के मुख्य पात्र अब स्वयं लेखक वहाँ उपस्थित है और लेखक की बहन है मानू, जिसका विवाह होने वाला है। और एक कलाकार है उसमें, सिरचन उसका नाम है, जो दरी आदि बनाने का काम करता है। तो देखिए, ठेस कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक कहानी का मतलब होता है किसी विशेष अंचल की, प्रदेश की जो जीवन शैली है उसको, मतलब आंचलिक का मतलब यही होता है कि कोई भी रचना जो आंचलिक होती है उसका मतलब है कि किसी भी अ, विशेष क्षेत्र की, किसी अंचल की जीवन शैली को उसमें प्रस्तुत करना। तो इस कहानी में लेखक यह स्पष्ट करना चाहता है कि कलाकार के लिए पैसे से अधिक कला का महत्व होता है। एक कलाकार कभी भी अपनी कला की उपेक्षा को सहन नहीं कर पाता। प्रस्तुत कहानी का मुख्य पात्र है सिरचन। वह दरी आदि बुनने का काम करता है। वैसे उसे खाने पीने का शौक है, परंतु वह कला की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करता। कहानी का सार कुछ इस प्रकार है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान मजदूरी आदि के लिए सिरचन को नहीं बुलाते, क्योंकि जब तक सिरचन पहुंचता तब तक तो वह एक तिहाई काम कर चुके होते। मतलब कि जब गांव के जो मजदूर वगैरह थे वो खेती बाड़ी का काम करने जाते थे तो सिरचन को बुलाते नहीं थे वो, क्योंकि सिरचन को इन कामों में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि वो एक कलाकार आदमी था और खाली समय में वैसे वो मजदूरी किया करता था, लेकिन वो बड़ी देर से जाता था। इसलिए जो बाकी मजदूर थे वो देर से जाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो उसको छोड़कर चले जाते थे। आगे लेखक कहता है कि चाहे आज लोग सिरचन को मुफ्तखोर या चटोर कह लें, परंतु एक समय था जब बड़े बड़े बाबू लोग इसके घर के चक्कर लगाते थे। फिर से एक एक जोड़ा चिक बनवाने के लिए वह उसकी घंटों खुशामद करते थे। मतलब कि चिक, दरी, शीतल पाटी वगैरह बनवाने के लिए लोग उसके घरों के चक्कर लगाते थे। जब वो जवान था, खूब काम जब करता था वो, तो बड़े बड़े जो साहब लोग थे उसके घर के बाहर बैठे रहते थे। तो ये उसी समय की कहानी है जब दरी आदि सब घर में बनाई जाती थी। उस दिन लेखक को जब उसकी माँ ने सिरचन को बुला लाने के लिए कहा तो लेखक ने पूछ लिया कि आज भोग क्या क्या लगेगा। तो माँ ने लेखक की बात को हंसकर टाल दिया। तो यही बात यहाँ पर ये है कि भाई जो सिरचन था उसको खाने पीने का शौक था, और वो जिन भी घरों में काम करता था तो लोग इस बात को जानते थे और वो उसको अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए दिया करते थे ताकि वो खुश रहे और उस गरीब का पेट भी भरा रहे। तो लेखक की माँ भी सिरचन को बुलाना चाहती है, दरी वगैरह उसको बनवानी है क्योंकि उसकी बेटी की शादी है। तो लेखक वहाँ पर मस्ती करता है एक तरह से अपनी माँ के साथ कि आज भोग क्या क्या लगेगा। मतलब उसका कहने का ये है कि भाई सिरचन जब घर में आएगा तो खूब पकवान बनेंगे। उधर सिरचन जब घर आया तो माँ ने कहा, आओ सिरचन, नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। फिर माँ ने कहा, बड़ी बेटी की ससुराल से चिट्ठी आई है, उसकी ननद शीतल पार्टी के लिए रूठी हुई है। सिरचन माँ के बनाए व्यंजनों के आकर्षण में खिंचा चला आता है। आगे लेखक बताता है कि सिरचन जाति का कारीगर है। वह जब काम करता है तो एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर उसकी गुच्ची बनाता है, एक एक सुतली को सुलझाता है। काम में बाधा पड़ना उसे पसंद नहीं है। बेशक एक बार पेट भर खाना ना मिले, परंतु हल्की बात उसे सहन नहीं होती। तो क्योंकि वो कलाकार है और वो स्वाभिमानी भी है, और इसलिए वो हल्की बात तो उसको सहन नहीं होती। और जब वो काम कर रहा होता है तो उसको किसी की बीच में रोक टोक वगैरह पसंद नहीं है। वो अपने ढंग से, अपने तरीके से काम करता है। बात उस समय की है जब लेखक की बहन मानू की विदाई होने वाली थी। मतलब मानू का विवाह हो चुका था और अब विदाई का समय था। उस समय में विवाह के बाद भी बेटी बेटी जो है वो उसको विदा नहीं करते थे, वो अपने मायके में ही रहती थी। और जब
कुछ समय के बाद जैसा भी उस समय में चलन था, बाद में बेटी की विदाई की जाती थी। तो अब यही समय था कि मानू का विवाह हो चुका था और अब मानू को की विदाई होनी थी और उसे ससुराल जाना था। मानू के दूल्हे की पहले ही चिट्ठी आ गई थी कि मानू के साथ भले ही मिठाई आए ना आए, परंतु 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टी जरूर आनी चाहिए। इसलिए माँ ने सिरचन को मोहर छाप वाली धोती देने का वादा कर सप्ताह भर पहले ही काम पर बुला लिया था। तो मतलब लेखक की माँ ने कहा कि सिरचन को मैं धोती दूंगी और खूब खाने पीने को भी दिया जाएगा। थोड़े से काम को देखकर ही लोग समझ गए थे कि इस बार कोई नई चीज बन रही है। सिरचन को लगन से काम करते देख मंजली भाभी ने चुटकी ली। पहले ऐसा जानती कि मुहर छाप वाली धोती देने से अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। तो मतलब जो घर में मंजली भाभी है वो उसके साथ मजाक करती है, एक तरह से व्यंग्य करती है उस पर कि मोहर छाप वाली धोती से ऐसी चीज बनती तो मैं भी अपने भाई को बोल देती कि वो भी धोती दे देता तुम्हें और एक अच्छा सा मतलब जो है चिक वगैरह उसके लिए बन जाती। इस पर सिरचन ने कहा कि रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती, यह तो मानू दीदी के लिए है क्योंकि वह काकी की सबसे छोटी बेटी है। अब क्योंकि जो लेखक है ना उसकी जो मदर है, उसकी जो माँ है, उसका बड़ा सम्मान है क्योंकि वो गरीबों के साथ बड़ा स्नेह भाव रखती है। और फिर ऊपर से जो मानू है वो सबसे छोटी बिटिया है उस घर की, तो सिरचन भी उसके प्रति एक स्नेह भाव रखता है। तो वो भी जवाब में कहता है कि रेशमी कुर्ता देने से भी ऐसी चीज नहीं बनती, ये तो मानू दीदी के लिए है। धीरे धीरे सिरचन का काम आगे बढ़ा। अगले दिन तो चिक में 7 तारे जगमगा उठे। मतलब उसने जो डिजाइन बनाया वो बड़ा ही सुंदर था। उस दिन मंजली भाभी सिरचन को गुड़ और चिवड़ा देकर चली गई। लेखक ने जब देखा कि सिरचन को खाने पीने को कुछ अच्छा सामान नहीं दिया गया तो उसने माँ से पूछा। मतलब उस लेखक को अच्छा नहीं लगा कि जो सिरचन है उसको केवल गुड़ और चिवड़ा ही खाने को दिया गया है। तो माँ ने कहा कि उसने मंजली बहू को सिरचन को बूंदिया देने को कहा था। इस पर मंजली भाभी को बुरा लग गया और वह मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। अब देखिए, जब हम किसी को कोई चीज़ खाने को देते हैं और अगर उसको तिरस्कार से दें तो वो व्यक्ति समझ जाता है और उसको वो खाता नहीं है। तो सिरचन के साथ भी ऐसा ही हुआ। सिरचन को बुरा लगा। सिरचन ने मंजली भाभी पर व्यंग्य करते हुए कहा कि क्या वह अपने मायके से लाई है। भाभी को उसकी बात बुरी लगी और वह रोने लगी। मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। अब माँ सिरचन पर क्रोधित हो गई। अब क्योंकि सिरचन ने भी मंजली भाभी के साथ उसी तरीके से व्यवहार किया जैसा उसको नहीं करना चाहिए था, और मंजली भाभी जब रोने लगी तो माँ को बुरा लगा और माँ को गुस्सा आ गया। माँ ने कहा, कुछ भी चाहिए तो मुझसे कहो, बहू के मुंह लगने की क्या ज़रूरत है। बस फिर क्या था। सिरचन को बुरा लग गया और वह चुपचाप काम में लग गया। उधर मानो सिरचन को पान देते हुए कहने लगी कि तुम ध्यान मत दो। अब क्योंकि मानो थोड़ा कॉन्शियस थी, सचेत थी कि भी ऐसा ना हो कि सिरचन नाराज हो जाए और उसके विदाई में जो सामान जाना है वो बीच में ही रह जाए। तो मानो जो है थोड़ा फेवर उसको एक तरह से करती थी और उसको जो है ना वो जाते जाते पान दे गई। सिरचन को पान खाता देख चाची ने भी सिरचन पर व्यंग्य कर दिया। अब उससे रहा नहीं गया, उसका मन दुख गया और उसने सारा सामान समेटा और बाहर निकल गया। मतलब बार बार उसको टोका गया तो वो भी क्या करता, और हार कर वो जो है ना वहां से चला गया। चाची चाची अभी भी उसे डांटती जा रही थी। मानू को याद आया, विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पार्टी दी थी माँ ने। ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोल कर दिखलाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। वह उठकर कमरे में चली गई। अब देखो, अब मानो तो अपने ससुराल में अपनी इज्जत या अपना सम्मान बचाने के लिए या एक तरह से खुशी बांटने के लिए वो नहीं चाहती थी कि सिरचन नाराज हो जाए। लेकिन सिरचन नाराज होकर चला गया और वो बेचारी दुखी हो गई और उसको वो टाइम याद आ गया जब विवाह में वो जो सामान लेकर गई थी तो लोग उसके ससुराल वाले मतलब बहुत बड़े खुश हुए थे। और तो वो अब मानो जो है वो दुखी हो गई। अब देखिए, लेखक जो है वो सिरचन को मनाने के लिए गया तो उसने वहां जाकर क्या देखा कि एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है।
मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। अब सिरचन की स्थिति ये है कि उसके परिवार में कोई नहीं है, पत्नी और बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। वो पहले ही बहुत दुखी है और उस दिन उसको इतना दुख हुआ कि वो घर आकर ऐसे ही लेट गया और बार बार कोसता है कि मेरे मेरे को धोती भी नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा, मेरे पास कोई परिवार तो है नहीं, कुछ भी नहीं है। और ऐसी दुर्दशा मेरी इसीलिए है कि मेरे परिवार में कोई नहीं है। इस शीतल बाटी को छूकर कहता हूँ अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। तो मतलब उसका जो दिल है ना वो दुख गया और वो बड़ा मतलब दुखी होकर व्यथित होकर लेखक से ये बात कहता है। और लेखक जो है ना वो चुपचाप लौट आया, समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह अब नहीं आएगा। तो मतलब लेखक को भी लग गया कि वह वो नहीं आएगा और मानू को भी लग गया कि वो नहीं आएगा। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छींट की झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानू। अब देखो जो भी वो काम था अधूरा उसको पूरा करने की घर वाले कोशिश करते हैं और जैसे तैसे उसको सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। अब देखो वो सिरचन वहां नहीं आया और मानू का ससुराल जाने का समय आ गया। तो लेखक जो है अपनी बहन को छोड़ने के लिए ससुराल पहुंचाने के लिए जा रहा है। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरे चिक को मोड़ कर लिए जा रही है। अब मानू ने क्या किया कि वो जो भी जैसी भी चिक थी अधूरी उसी को मोड़ कर वो लेकर जा रही थी अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, कामचोर चटोर। मतलब मानू को ऐसा देखकर लेखक को बुरा लग रहा था कि भी लेख जो है ना सिरचन जो है बस चटोरा है और कामचोर है और उसने मेरी बहन का दिल दुखा दिया, इसलिए वो दुखी हो गया जो लेखक है। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। अब मतलब जैसे ही गाड़ी चलने को हुई तभी दौड़ता हुआ सिरचन वहां पहुंच गया। क्या है, मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। तो मतलब लेखक को गुस्सा आ गया कि अब ये कोई नया ड्रामा करेगा, इसलिए उसने उसको झिड़क दिया। सिरचन ने पीठ पर लादे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ हैं, एक बार देखूं। तो वो बहुत सारा सामान लेकर मतलब आया था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानो इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ है दीदी। शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। मतलब जितना सामान उसको काकी ने मतलब मानू की माँ ने कहा था उससे भी ज़्यादा सामान बनाकर वो खुद ही ले आया। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। तो मतलब मानू जो है ना उसको पैसे देने लगी। तो सिरचन ने दोनों हाथ जोड़ दिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। तो ये था सिरचन जो मानू जो बिटिया थी उसको बड़ा ही स्नेह करता था और पिता के रूप में उसने उनको वो सारा सामान दे दिया और पैसे भी नहीं लिए। धन्यवाद।